नमस्कार, जनक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। बजट आने वाला है। बजट को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरे देश में आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं वित्त मंत्री साहब से। हर कोई चाहता है उनके लिए सुविधाओं में इजाफा हो, उनके आसपास का जो पर्यावरण है उसमें सुधार हो, उनके जीवन स्तर में सुधार हो। जो चुनौतियां, जो मुश्किलें कई बार सामने आती हैं, उसका निवारण किया जाए, विकास की परियोजनाओं को बल मिले। युवाओं की क्या उम्मीदें हैं, ये आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि युवा अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद अच्छी नौकरी चाहते हैं, अच्छी नौकरी हासिल करने के बाद अपने आसपास या अपना जीवन स्तर को वो और आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास होना देखना चाहते हैं। इन सब कामों को अंजाम कैसे दिया जाएगा? इन सब कामों को अंजाम दिया जाता है बजट के जरिए। जो पैसा मुहैया कराया जाता है तमाम विकास योजनाओं को, उसके जरिए। तो ऐसे में बजट अपने आप में काफी अहम हो जाता है और यही वजह है कि पूरे देश के हर वर्ग के लोगों को बजट से उम्मीदें भी होती हैं। तो युवाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस बारे में हम अगले आधे घंटे में हम बातचीत करने वाले हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ हमारे साथ है, फाइनेंस एडवाइजर और साथ ही साथ आर्थिक विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। और साथ ही साथ डॉक्टर संजीव बंसल जी हमारे साथ है, डीन एफएमएस और अमेठी बिजनेस स्कूल के डायरेक्टर। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ युवा मौजूद है जिनके मन में कई सवाल है कि उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए थोड़ी और सुविधाएं हो, उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद नौकरी अच्छी मिले और नौकरी अच्छी मिलने के बाद जो वो टैक्स में पैसा दे उसका समुचित इस्तेमाल हो, ताकि उनका जीवन स्तर बढ़े और पूरे देश का विकास हो। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले प्रोफेसर गौरव वल्लभ के पास में आना चाहूंगा। गौरव साहब, युवाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं, युवाओं की क्या कुछ उम्मीदें इस बजट में पूरी हो सकती है? बजट के लिए युवा क्या कुछ सोच कर रखे? देखिए, युवा क्या है? युवा वो व्यक्ति है जो ड्रीम देखता है और वो ड्रीम हर जगह अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का देखता है। वो क्वालिटी एजुकेशन का देखता है, वो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट का देखता है, वो क्वालिटी लाइफ का देखता है, वो क्वालिटी घर का देखता है। और हमारे देश में जो युवा लोग हैं, जो भी हमारे जो उनकी एस्पायरेशंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि हमारी ग्रोथ दुनिया के बाकी देशों से ज्यादा है, क्योंकि वो इतने एस्पायर्ड लोग हैं कि वो कुछ भी करना चाहते हैं। तो अब करने के लिए पहली बात आती है युवाओं के ऊपर कि भाई सबसे पहले उनको शिक्षित किया जाए। शिक्षा में निश्चित रूप से युवा की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो हमारा एक हायर एजुकेशन का जो जीडीपी का परसेंटेज है वो आज भी ब्रिक्स नेशन में सबसे कम स्तर है, तो उसको बढ़ाया जाए। जीडीपी का बड़ा हिस्सा हायर एजुकेशन में दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, युवा देखता है कि वो हायर एजुकेशन कर ले तो या तो उसको एक कंड्यूसिव अपने मन मुताबिक एम्प्लॉयमेंट मिले। यहाँ मैं आपको बताऊं, युवा लोग एम्प्लॉयमेंट में क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देते हैं। उनका इस पे नहीं है कि 10-20 हजार मेरे को ज्यादा काम मिल रहे हैं, वहां उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। तीसरा, जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर वो अपना एम्प्लॉयमेंट नहीं किसी के अंडर में नहीं करना चाहते, खुद का एम्प्लॉयमेंट खोलना चाहते हैं, भले ही उसके पास कोई पैसा हो या ना हो, पर उसके पास अगर आइडिया हो तो एक आदमी, एक बैंक, एक इंस्टीट्यूशन उसके आइडिया को फाइनेंस करे और वो उसको बड़ा कर सके। जी, आजकल युवाओं के पास सिर्फ नौकरी पाना ही एक सपना नहीं है। अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद वो नौकरी देना चाहते हैं, अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, आप नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। और इसके लिए सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, तमाम योजनाएं सरकार की सामने आई हुई हैं। डॉक्टर साहब, आप अमेठी स्कूल से आते हैं, आप निदेशक है अमेठी बिजनेस स्कूल के। वहां जो युवा होते हैं उनके मन में भी कई तरह के सपने होंगे। कुछ के अच्छी नौकरी के सपने होंगे, लेकिन कुछ के अपना खुद का काम धंधा शुरू करने के भी सपने होंगे। बजट को लेकर उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं वित्त मंत्री साहब? देखिए राहुल जी, अगर आप सिर्फ अमेठी के बारे में नहीं, सभी युवाओं के बारे में, क्योंकि युवा शक्ति हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारे लिए। और हमारे देश में खास तौर से जहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग युवा माने जाते हैं हमारी जनगणना के हिसाब से, इसमें इनकी अपेक्षाएं जो हैं बहुत छोटे स्तर से लेकर बहुत बड़े स्तर से जाती हैं। अगर आप मैं यहाँ आने से पहले भी आज मैंने रास्ते में काफ़ी लोगों से बातचीत करी, कुछ लोगों से पूछा, जैसे मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था, कुछ लोगों का अपेक्षाएं सिर्फ मोबाइल के बारे में थी, कुछ लोगों की अपेक्षाएं सिर्फ मोबाइल के वाईफाई के बारे में थी। उसके बाद अपेक्षाएं थोड़ी सी आगे बढ़ी, कुछ लोगों ने जीविका के बारे में बात करी। क्योंकि मेरा जो मानना है, ये जो बजट है इस बार, खासतौर से इस बार का जो बजट है, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। और इस बजट में 3 मेन मुद्दे हैं। डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार का। जीविका अपने आप में, लाइवलीहुड बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार का। और पॉपुलिस्ट बजट भी एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन या बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार का।
तो मेरे को मानना है कि युवाओं की जो सब अपेक्षाएं हैं, क्योंकि ये हमारा भविष्य है, इनकी अपेक्षाएं जीविका से लेकर जो कॉमन मुद्दे हैं, क्योंकि युवा जो हैं हमारे वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में नहीं है, पर मुझे लगता है कि इस बार, क्योंकि पिछली बार का जो बजट मैं देखूं तो 72,000 करोड़ के करीब हमारा एक बजट था टोटल, जिसमें एजुकेशन के लिए दिया गया था, और वो उससे पिछली दवा से 5% उसमें बढ़ोतरी हुई थी। मेरे को लगता है कि इस बार एक तो एजुकेशन के लिए हमें काफ़ी सारी अपेक्षाएं बच्चों के लिए हैं, जिसमें स्किल के ऊपर एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। दूसरा, मेरा एक मानना है कि भारत एक देश है जहाँ पे नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ हुई हैं, उसमें हम ग्लोबली अगर जाना चाहते हैं तो हमें इंडिया सेंट्रिक कुछ ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। और स्किल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक काफ़ी सारी योजनाएं भी हैं, स्किल से लेके हमारे पास स्पेसिफिक स्किल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी हमें इस बार काफ़ी अपने बजट को कंसंट्रेट करके उस पर काफ़ी पैसा खर्च करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट पे आपका फोकस है, और गौरव जी ने भी जैसे कहा कि युवा चाहते हैं कि वो जो मेहनत करें उनको सही उसका फायदा मिले, चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे फ्यूचर ग्रोथ के रूप में हो। हमारे साथ बहुत से युवा हैं, उनसे बात करते हैं, आइए जानते हैं उनके मन में क्या कुछ है। आपसे समझना चाहेंगे, आप क्या चाहती है, वित्त मंत्री साहब से क्या चाहती है, बजट से क्या उम्मीद है आपकी? जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस होते हैं, मेरे हिसाब से उसमें ज़्यादा फंड्स जाने चाहिए कि उससे कुछ ज़्यादा ही रिटर्न मिल सके। आपके मन में क्या? जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़नी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? जो कॉलेजेस में डोनेशन है वो कम होना चाहिए। और आपके मन में क्या है? मेरे मन में ये है कि अगर हम जो करते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट, उसके बाद में जो हमारे आगे के कॉलेज होते हैं उसमें जो हमें एडमिशन नहीं मिल पाता, उस जो हमसे उससे बेटर कॉलेज और मिले जिसमें एडमिशन मिल सके, डोनेशन कम हो सके, शिक्षा हासिल करने के और भी ऑप्शंस हो। जी सर, जो स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट को कुछ फंडिंग करनी चाहिए। काफ़ी लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, बट वो फंड के पास कैपिटल नहीं है, वो फंड नहीं कर पाता है कोई, तो आइडिया एक्सप्लोर नहीं हो पाते हैं। स्टार्टअप के लिए और ऑप्शन हो, सरकार काफी कुछ कर रही है, इसमें और भी क्या उम्मीद? मैं तो सर यही चाहता हूँ कि सर हायर एजुकेशन कम अमाउंट में युवाओं को मिले, ताकि हायर एजुकेशन लेके वो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दूसरों को दें। उच्च शिक्षा अच्छे दाम पर, कम दाम पर मिले। इधर भी चलते हैं, आपके मन में क्या, आप क्या चाहते हैं, आप क्या, वित्त मंत्री साहब क्या करें इस बजट में? सर, मेरा मानना है कि स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पे भी स्किल डेवलपमेंट चलाना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल यानी स्कूली शिक्षा में आप कुछ कहना चाहती हैं? आपके मन में क्या है? मेरे मन में ये है कि फीस कम होनी चाहिए स्कूलों की, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी है इस वजह से, और बच्चे इंटेलिजेंट है पर उन्हें अपनी मनपसंद स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। यानी बच्चों जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी स्टडी करते हैं, तो हायर एजुकेशन हमारा होता है, ग्रेजुएशन में जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कभी कभी कोई कॉलेज में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो कॉमन से होते हैं, और जिसकी वजह से ना अगर हम फ्यूचर अपना देखते हैं तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है कि हम जॉब कर सकेंगे। इसमें वो कॉमन से सब्जेक्ट में कोई जॉब मिलता ही नहीं है, उस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो ये हमने देखा, काफी स्पेसिफिक यहाँ जो युवा आए हैं उनकी राय है, काफी स्पेसिफिक है, उनका फोकस, नजरिया काफी फोकस्ड है। ऐसा नहीं है कि काफी वो जनरल बात कर रहे हैं। कोई चाहता है कि शिक्षा हासिल करने के बाद अपना काम धंधा शुरू करने के लिए और सुविधाएं हो, कोई चाहता है कि टैक्स के जो पैसा इकट्ठा होता है उसका बेहतर इस्तेमाल हो, उच्च शिक्षा आसानी से हासिल हो, और जैसा कि उन्होंने कहा कि स्किल मिले और स्कूली लेवल पर ही स्किल मिले। ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है सरकार का। बिल्कुल महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और देखिए, सारी जो बातें हैं वो एक ही बात है, उसको अगर मेजर बात कहें कि हमारा युवा चाहता है कि जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, अब हमारे मित्र ने बोला कि मैं जहाँ सब्जेक्ट चाहती हूँ वो सब्जेक्ट नहीं मिलते, कोई बोल रहा है कि जो स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ या कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ वहाँ दाखिला नहीं मिल रहा, एक हमारे मित्र बोल रहे हैं कि मेरे को हायर स्टडीज़ के लिए पैसा नहीं मिल रहा। तो ये जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको सरकार को इस बजट में कम करने का प्रयास करना चाहिए। डिमांड और सप्लाई स्कूली शिक्षा में भी, और डिमांड एंड सप्लाई हायर एजुकेशन में। और हायर एजुकेशन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि आज जो हमारे जो स्कूल से जो बच्चा निकलता है उसका बहुत छोटा कंपोनेंट हायर एजुकेशन में जाता है। तो वो बच्चा क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई का, आज जैसे दिल्ली से मान लो कितने लोग 12वीं जिन्होंने करी, उनको सारों को क्या एडमिशन दे पाते हैं हम दिल्ली में? क्या हम मुंबई में दे पाते हैं? क्या जयपुर में दे पाते हैं? नहीं दे पाते। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के गैप को हटाना है, अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन सबको मुहैया करानी है। और आज सरकार को इस तरफ सोचना पड़ेगा। आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी है, जैसे IIT IIMs की भी मैं बात बताता हूँ कि आज IIT IIMs में भी, अब इन बच्चों को भी मैं बताता हूँ कि IIT IIMs में भी आज सबसे बड़ी समस्या है कि अच्छे फैकल्टीज जो है वो कम है, टीचर द स्टूडेंट टीचर रेशियो कम है।
काफी पोस्ट पोजीशंस वैकेंट है। क्यों है? क्योंकि आज हमको अब नॉलेज इकोनॉमी बनना पड़ेगा, और नॉलेज इकोनॉमी के लिए हमें अब लैब में जाना पड़ेगा, हमें हायर एजुकेशन की लाइब्रेरीज में जाना पड़ेगा। इन बच्चों को बीबीए करके या बीकॉम करके या मास कम्युनिकेशन करके नहीं रुकना, इनको अपने स्तर की हाईएस्ट एजुकेशन लेनी, जब भी ये लोगों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D जो क्षेत्र है उसमें भारत का बहुत अच्छा पहचान नहीं है। मैं उसमें एक छोटी सी टिप्पणी बताता हूं कि आज R&D है, आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं, बहुत अच्छे स्टार्टअप्स आए हैं पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, नए नए लोग आए हैं, मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे, उन्होंने बड़े बड़े स्टार्टअप्स, बड़े बड़ी वैल्यूएशन की कंपनी कर दी। पर मेरी एक ही शिकायत है कि वो सारे स्टार्टअप्स है वो इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स है, वो लैब बेस्ड स्टार्टअप्स नहीं है। और जब तक आप लैब बेस्ड स्टार्टअप नहीं करोगे वो सस्टेनेबल स्टार्टअप नहीं करेंगे। लैब बेस्ड स्टार्टअप क्या हो सकता है? लैब बेस्ड स्टार्टअप का मतलब मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमने कोई नई टीवी LCD स्क्रीन का इजाद नहीं किया। हमारे स्टार्टअप क्या है कि ऑनलाइन पानी की बोतल भिजवा दो, ऑनलाइन रेस्टोरेंट का खाना भिजवा दो, ऑनलाइन कपड़े भिजवा दो, सर्विस। तो ये सारे इनका बैकबोन क्या है? इंटरनेट। तो इनको मैं इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स कहता हूं। तो इन जब तक हम हायर एजुकेशन पे रिसर्च में नहीं जाएंगे, जब तक हमारे बच्चों को टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरीज नहीं मिलेगी, तब तक वो लैब बेस्ड या रिसर्च बेस्ड स्टार्टअप नहीं कर सकते। और रिसर्च बेस्ड स्टार्टअप ही सस्टेनेबल ग्रोथ को 100 साल तक बढ़ा सकता है। अमेरिका क्यों आगे है? क्योंकि उनके रिसर्च बेस्ड स्टार्टअप होने चाहिए, जो क्योंकि एक नया क्षेत्र सामने खुल रहा है और इस क्षेत्र में प्राइवेट जो भागीदारी है, निजी भागीदारी बढ़ेगी और साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी आगे बढ़ेंगे। बजट में क्या कुछ हासिल किया जा सकता है? क्योंकि बजट साल दर साल पेश होता है, चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। इस बजट से क्या हासिल किया जा सकता है? जो हमारी अभी तक की जो वो रही है उसमें बजट में एजुकेशन को काफ़ी वो जोर दिया जाता है, हर बार उसमें फर्क भी पड़ रहे हैं। पर मैंने बताया कि इस बार के जो कीवर्ड्स हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो गौरव जी ने इस पर एम्फेसाइज भी किया है, वो स्किल। और इसमें हमें ज़रूरत है कि हमें इस समय नौकरी लेने वालों की जगह नौकरी देने वालों की आवश्यकता है। और इसमें एक बहुत मुद्दा एक और भी है जो हमें याद रखना है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें जो पूरे विश्व में जो हमारी सारी की सारे बदलाव हो रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है। जैसे डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, अब डिजिटलाइजेशन के अंदर आपकी जो चीज़ें हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, अभी तक आप में से किसी युवा ने डिजिटलाइजेशन के चलते हुए जो चीज़ें चलती हैं उनके बारे में बात नहीं करी। मोबाइल के बारे में आप लोग सब यूज़ करते हैं, पर मोबाइल के साथ में अभी आजकल पेटीएम के बारे में बात हो रही है, डिजिटल पेमेंट के बारे में बात हो रही है। पर उसके साथ में टैक्सीज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें सोचना है कि सरकार को उन टैक्सीज के बारे में भी बहुत ध्यान रखना है, जिसके चलते हुए सारी की सारी ट्रांजेक्शंस थोड़ी आसान हो। और ये आसान एक टिपिकल वर्क के लिए ना हो, ये सभी के लिए हो। क्योंकि हमारे पास अधिकांश लोग इस हमारे देश में ऐसे हैं जो एक टिपिकल स्टेटा से बिलोंग करते हैं। उनके लिए हमारी ज़रूरत है कि हमारे उनको भी ख्याल रखते हुए उनको भी ये बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं ताकि उनके साथ में वो चल सकें। जी, आज भी गौरव जी, देश की आधी आबादी गाँवों में बसती है और गाँवों की तरफ फोकस होना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं या फिर मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उसमें गांवों का कितना फोकस है? गांवों को क्या इससे फायदा मिलने वाला है? देखो, गांवों का 2-3 इन चीज़ों में आने में 2-3 समस्या। एक तो सबसे बड़ी समस्या थी कनेक्टिविटी की, भले ही वो इंटरनेट वर्चुअल कनेक्टिविटी हो या फिजिकल कनेक्टिविटी हो। तो फिजिकल कनेक्टिविटी में प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क विकास योजना चल रही है, उससे गांवों को जोड़ा जा रहा है। और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए डिजिटल इंडिया की बात हो रही। तो अगर ये कनेक्टिविटी वहां पहुंचेगी तो विकास पहुंचेगा, तो उनको भी आइडियाज आएंगे। और मैं एक बात मेरे दिमाग में बहुत सुबह से, जब से आपने मुझे इनवाइट भेजा, जब से मैं ये सोच रहा हूं कि अब युवा को एक बात बोलनी चाहिए कि भाई 65 से ज्यादा होते हैं तो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उनको टैक्स में विशेष रिलीफ मिलता है। तो 25 से कम वालों को भी एक विशेष रिलीफ देना चाहिए। मैं उसका एक कारण बता रहा हूं, क्योंकि अब हम जितने भी युवा लोग हैं उसमें से 80 से 90% या तो मिडिल इनकम ग्रुप्स के बिलोंग करते हैं या लोअर इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो हम शुरुआत में अपने आप को स्टैंड करने के लिए, भले ही वो नौकरी हो, भले ही वो रोजगार हो, तो मुझे एक स्पेशल रिलीफ चाहिए जो कि सीनियर सिटीजन्स को मिलता है, क्योंकि मुझे उस समय अपने आप को स्टैंड करना है, मेरे सारे फिजिकल एसेट्स को स्टैंड
स्पेंड करना है। मेरे सारे सिस्टम से आज मेरा भी एम्बिशन है, मैं मान लो 24 साल का 23 साल का हूँ, मुझे नौकरी मिली 40,000 50,000 की तनख्वाह पे, मेरी भी इच्छा है कि मेरे पास एक डिसेंट लैपटॉप हो, मेरे पास एक डिसेंट मोबाइल फोन हो, तो मुझे डिस्पोजेबल इनकम की ज्यादा जरूरत है। और अगर वो जरूरत मैं अपने आप की क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेरी एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी को इंप्रूव कर सकता हूं उन चीजों से। तो ये एक मुझे लगता है युवाओं के मन में, और मेरे अगर मैं युवा होता तो मेरे मन में जरूर ये आता कि सबको, महिलाओं को एक स्पेशल, तो 25 साल से कम या 30 साल से कम कोई स्टार्टअप चला रहा है, तो क्यों ना हम 30 साल से कम के स्टार्टअप को एक स्पेशल रिलीफ दें, क्योंकि वो अपने ब्रेन से स्टार्टअप, हम उससे टैक्स वसूल लेंगे 30 साल के बाद। जो रिलीफ मिलना होता है अलग अलग योजनाओं में, उसमें उम्र का भी ध्यान रखना चाहिए। उम्र के लिहाज से भी कुछ ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे युवाओं को फायदा हो। बहुत से युवा ऐसे होते हैं जो उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, और उच्च शिक्षा हासिल ना करने का मतलब यह है कि जॉब को लेकर, आपकी जो नौकरियां मिलने को लेकर जो आपकी संभावना है वो काफी कम हो जाती है। जिसने 10+2 किया है, 12वीं तक की शिक्षा हासिल की है या खाली ग्रेजुएट है, उसके लिए जॉब के ऑप्शंस काफी कम है भारत में। उसके हिसाब से उसको स्किल्स के हिसाब से मैच करती है, जॉब नहीं मिल पाती। इसमें कमी क्या रह जाती है? एजुकेशन की कमी है या फिर जॉब मार्केट की कमी है? देखिए राहुल जी, मैं थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। पहली बात तो ये है कि शिक्षा का डेफिनेटली एक रिलेशनशिप है जॉब के साथ, पर ऐसा नहीं है कि बिना शिक्षा के लोग जॉब नहीं पा सकते। और हमारे पास पूरे संसार में ऐसे बहुत ज्वलंत उदाहरण हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग सब परिचित होंगे, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं और जिनकी बेसिक शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई है। इसमें हमारे पास बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े हैं। और मेरा ये मानना है कि दिमाग के ऊपर, सोच के ऊपर, आपके आइडियाज़ के ऊपर किसी एजुकेशन का, किसी चीज़ का अख्तियार नहीं है। ये सारा के सारा आपका अपना है, इसमें किसी देश, जाति कोई बंधन नहीं है। और कोई भी आदमी, छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, कोई भी चीज़ सोच सकता है। अगर आप पेटीएम का एग्जांपल लें तो मेरे ख्याल से जो पेटीएम के बारे में आप लोग आजकल इतना चर्चा में भी है, इतना यूज़ में भी आप कर रहे हैं, और जो उसके मेन जिस व्यक्ति ने उसके बारे में सोचा, वो एक बहुत ही सिंपल एक इनोवेशन की बात हो गई, आइडियाज की बात हो गई, लेकिन जहां तक स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, कौशल विकास की बात होती है, हमारी स्कूल की एजुकेशन या कॉलेज की एजुकेशन कौशल विकास की जिम्मेदारियों को किस हद तक निभा पाती है? उसमें राहुल जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ पे जो कंटेंट डेवलपमेंट होता है, जो कोर्स करिकुलम के बारे में हम जो बात करते हैं, उसमें मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा उसको विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं जैसे स्कूल के, अगर मैं याद करूं तो 10+2 सिस्टम जब हमने शुरू किया था, तो हमारी इच्छा थी कि उस सिस्टम के अंदर हम बच्चों को 10+2 में जितने भी इनकी अपेक्षाएं हैं, जितने भी इनकी डिफरेंट इनके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो इनको ऑप्शन दिए जाएं। पर हमने देखा है कि लिमिट, हमारे जो सीमित हमारे पास साधन है, उसके कारण हम लोग बहुत लिमिटेड हो गए हैं। अब 10+2 के चलते चलते पहले गवर्नमेंट ने IITI नाम से संस्थाएं शुरू करी थी, जिसका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए, उसमें बहुत ज़्यादा उसका रिजल्टेंट अच्छा नहीं निकला है। तो मेरा ये मानना है कि एक तो स्कूल लेवल के ऊपर हमारे पास कोई ना कोई, हमारे पास एक कंपलसरी सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई ना कोई स्किल बच्चों के अंदर इनकलकेट करके उनको जरूर देनी चाहिए, जिससे जब वो एक बेसिक शिक्षा है 10वीं या 12वीं की, उसके बाद भी उनके पास कम से कम इतना एक साधन हो कि वो उस शिक्षा के बेस पर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेस पर, उस लैंग्वेज के बेस पर आगे कहीं ना कहीं पे अप्लाई कर सकें, ऐसी जॉब मिल सके, ऐसी नौकरी मिल सके जिसमें आगे ग्रोथ के भी चांसेस बिल्कुल हो सकता है। मैंने परसों ही अभी मैं कुछ न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, शायद वो दिल्ली गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट थी, जिसमें उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हुए थे, जिसमें कुछ बच्चे थे जो 10वीं या 11वीं वाले के पास करने के बाद भी और बहुत अच्छे आय वर्ग के अंदर वो लोग अपना कुछ कमाई कर रहे थे। और मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई सोच है, सबसे पहली चीज़ जो आप यूथ को आज के सोचने की जरूरत है कि अगर आपके पास कोई भी आइडिया, कोई भी दिमाग में सोच आती है, तो कभी ये समझिए कि हम लोग किसी से कम है, उसको एक बार इंप्लीमेंट करने के लिए एक बार प्रयास जरूर करिए, एक बार उस सोच को कहीं पर आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करिए। और ये मत सोचिए कि ये जो चीज़ है सिर्फ पैसों के कारण रुक जाएगी, क्योंकि ऐसे अब वो समय चले गए हैं जबकि आपकी सब चीज़ें पैसों के कारण या किसी कमियों के कारण रुक जाती थी। अब वो समय ऐसा नहीं है। युवाओं से भी राय लेते हैं, आइए जानते हैं उनके मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, बातचीत को आगे बढ़ाते हो। आपके मन में क्या है, क्या पूछना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं? अभी जो हम लोग लोन लेते हैं या कुछ भी, तो उसमें हम लोग को बहुत परेशानी होती है। हम लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, या किस तरह के लोन की बात करते हैं? जैसे आप एजुकेशन ही लोन ले लीजिए, उसको पे मतलब करने में आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग जो नौकरी करते हैं तो उसके बाद हम लोग को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग डिजिटल इंडिया का बोल रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट जो करते हैं उसमें हम लोग का टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, या कार्ड स्वाइप करने में भी टैक्स हम लोग का लगता है।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें इस बार के बजट में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कुछ लिंक रखनी चाहिए, ताकि साइबर सिक्योरिटी भी इंक्रीज कर सके और हमारी डिजिटल पेमेंट आगे बढ़ सके। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी थोड़ी सी और बढ़े, इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? आप कुछ कहना चाहते जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हम अपने विचारों को प्रोत्साहित करते हैं, चाहे मीडिया के ऊपर हो, चाहे हम यंगस्टर हो, हम एक दूसरे के विचार रखते हैं। मीडिया में क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें जानना जरूरी है। हम वोट देते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम एजुकेशन लोन भी देते हैं, तो हमें जानना जरूरी है कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिलती। और हम जितने भी शिक्षक हैं या ये नौकरी के और अवसर बढ़ने चाहिए। आप कुछ कहना चाहती जी, बताइए जी, क्या कहना चाहती? एजुकेशन लोन की टर्म एंड कंडीशन इतनी होती है, कई बार जो एडमिशन टाइम पीरियड होता है वही निकल जाता है। ये पॉइंट दूसरी बार आया है कि एजुकेशन लोन की टर्म्स एंड कंडीशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी थोड़ा सा कम रख। आप कुछ कहना चाहती हैं जी? आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? सर मेरा कहना है कि बिजनेस लोन के लिए भी हमें इसी तरीके की टर्म एंड कंडीशन फॉलो करने की बहुत वो हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन की। हम सोचते ही रह जाते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करें, बट लोन ना मिलने के कारण लोग अपना सोचना और थिंकिंग भी बदल देते हैं। एजुकेशन लोन, अपना काम शुरू करना, उसके लिए किस तरह से फाइनेंस किया जाए? सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, मुद्रा है, स्टार्टअप स्टैंडअप है, इस बजट में उसको आगे कैसे बल दिया जा सकता है? इसमें बहुत कर सकते हैं सर। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। पिछली बार हमारी एक योजना शुरू हुई थी HEFA के नाम से, हायर एजुकेशन फंड एजेंसी शुरू हुई थी, और मुझे नहीं मालूम कि उसका अभी आज की डेट में वो किस स्तर पे पहुंची है। पर अगर ऐसी योजनाएं शुरू होती हैं हायर एजुकेशन के बारे में या स्टार्टअप्स के बारे में, इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे मेरे पास एक बिजनेस स्कूल में हमने आज से 18 साल पहले एक प्रोग्राम शुरू किया था, MBA एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हमारे पास उस समय बहुत कम लोग उसको लेने के लिए हुआ करते थे। और उसके साथ में हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था इंक्यूबेशन सेंटर का, जो कि आई थिंक नोएडा में और हमारे उत्तर प्रदेश में वो उस समय का एक अपने आप में एक अलग था। और आज तक की डेट में हम उसमें बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े स्तर पर 300 के करीब हम कंपनीज को हम इंक्यूबेट कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आजकल हमारे पास बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। अभी भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हमने एक अपने प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास हमने एक कुछ ऐसी योजनाएं शुरू करी हैं, कुछ ऐसे सेंटर शुरू किए हैं जहाँ पे हम बच्चों से पूछते हैं कि अगर आपकी कोई भी इनोवेशंस हैं, कोई भी स्ट्रेटजीज हैं, कोई भी नए प्लान्स हैं आपके पास, तो आप हमारे पास आइए और हम आपको उसके लिए इंक्यूबेट करेंगे, हम आपको उसके लिए फंडिंग देंगे और हम आपको कुछ समय तक के लिए पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी से लेकर हर चीज का योगदान देंगे आपको उसके लिए। विकास का जो नया नक्शा बन रहा है गौरव जी, उसमें इंटरनेट एक अहम रोल प्ले कर रहा है, चाहे पेमेंट हो या कहीं से कुछ परमिशन लेनी हो या कहीं पे कुछ अप्लाई करना हो। साइबर सुरक्षा का एक युवा ने सवाल उठाया, इस क्षेत्र में बजट से क्या हासिल किया जा सकता है? नहीं, देखिए, जो डिजिटाइजेशन या लेस कैश इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, तो लेस कैश इकोनॉमी के कुछ माइनस पॉइंट्स है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी। तो निश्चित रूप से जो हमारी जो एजेंसीज हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, उसके अपने नॉर्म्स है, वो साइबर सिक्योरिटी को आगे बढ़ा रही है। आपने कहा कि हमारे इंटरनेट पे हम पेमेंट करते हैं तो चार्जेस, तो गवर्नमेंट निरंतर रूप से उन चार्जेस को वेव कराने के प्रोसेस में है। कई जगह पे वो वेव ख़त्म करवा चुकी है, कई जगह अभी बाकी, क्योंकि ये एक अपकमिंग एरिया है, तो इसमें समय लगेगा। कई हमारे मित्रों ने कुछ बात कही कि लोन और उसकी बात, देखिए 24 लाख करोड़ के आसपास का बजट होता है। हर व्यक्ति की 100% एक्सपेक्टेशन 125 करोड़ लोगों की नहीं हो सकती है। अभी हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हम कोई बैंक में जाते हैं तो प्रपोजल पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि हमारा प्रपोजल उतना पुख्ता ना हो कि बैंक को कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि मुद्रा है, MSME सेक्टर में मुद्रा के तहत लोन मिल रहे हैं, पर आपके पास एक फुल प्रूफ मतलब आपका आइडिया बेहतरीन होगा, पर आपको उस आइडिया को कैश में कन्वर्ट और प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का एक पूरा बिजनेस प्रपोजल होना चाहिए। जब भी, क्योंकि सरकार भी तो अपना पैसा लगा रही है, ये मान के लगा रही है कि आप आगे जाके इतना बड़ा बिजनेस बनाओगे कि हमारे 25 लोगों को आप रोजगार दोगे। तो ये माइंडसेट से आप जाइए, नेगेटिविटी मत रखिए। जैसे इंटरेस्ट रेट इन हायर एजुकेशन की भी बात करी, आपको मैं याद दिला दूं कि 4 साल पहले इंटरेस्ट रेट 5 साल पहले जो थी वो लगभग 14 से 15% होती थी हायर एजुकेशन। आज 11%, 10.5%। तो इस दिशा में भी लगातार काम हो रहा है निश्चित रूप से। और मैं ये भी बताऊं कि आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अच्छी है तो कोई कोलेटरल भी नहीं मांगते बैंक। तो और यहाँ पर बैंक हो या सरकार हो, और लोन देने के बाद बैंकों को आमदनी ही है, तो लोन देने के लिए बैंक हमेशा तत्पर रहते हैं, प्रोवाइडेड अगर उनको अच्छा आइडिया सामने आए, इंप्लीमेंटेशन का अच्छा प्रारूप उनके सामने पेश किया जाए। तो खाली बात हुई थी स्टार्टअप के बारे में। तो आज हमने बात की है कि बजट से ओवरऑल तमाम जो युवा हैं उनको क्या कुछ उम्मीदें थी।
और प्रोफेसर साहब आज स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी बातों पे तो बात करना मुश्किल नहीं, आसान नहीं है आधे घंटे के सभी अंदर, बातों में बात करना वैसे ही जैसे बजट में सबको खुश करना। लेकिन फिर भी कुछ हद तक हमने प्रकाश डालने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा बस मैं अब जाते जाते कुछ बच्चों के लिए कुछ कहना चाहूँगा, आपके युवाओं के लिए खास तौर से, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, पर मैं उसमें सिर्फ एक आपको JF के एक प्रेसिडेंट हुए हैं USA के, उनकी एक स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा है कि आप देश से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, पर साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप देश के लिए क्या करते हैं। तो इस सोच का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए और उसी के साथ साथ अपने सपनों को कार्यान्वित करने के लिए अक्सर रहिए। जी हाँ, धन्यवाद। सरकार भी साफ कहती है कि भाई सरकार आपको सहायता दे सकती है, आपको प्रोत्साहन दे सकती है, लेकिन आपको एक तरह से खुद ही आगे बढ़ना होगा। सरकार से सहयोग आगे उसमें देगी। तो अपने जो भी आपके सपने हैं उसको साकार करने के लिए असली मेहनत तो आप लोगों को ही करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप कार्यक्रम में आए और बजट से आप लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस कार्यक्रम में आपने अपने विचार रखे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ ही आज के लिए जनक्स में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।